हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट जीके करेंगे, जिसमें आपके ऑलमोस्ट जो टॉपिक रह गए थे जीके में वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो एक जो सेंसेस है, जो जनगणना है, वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उसके अंदर। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, उनके पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा जो टेस्ट के पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक आप लोग पूछते हैं, तो जब आप मेरे चैनल को ओपन करोगे तो वहाँ पे अबाउट सेक्शन में मैंने वहाँ पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम बात करते हैं सेंसस की। तो ये जितना भी जो डाटा है, ये 2011 की सेंसस हुई थी उसका है। उसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन 2021 में ड्यू टू कोविड जनगणना नहीं हो पाई और अभी तक नहीं हुई है। ठीक है। तो भारत में जनगणना का विधिवत कार्य 1881 में आरंभ हुआ। 2011 की जनगणना अंतिम के अनुसार, जो मतलब लास्ट हुई थी, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इसको काउंट करके देख लेना। वैसे 21 करोड़ 5 लाख 59,573 है। ठीक है। जबकि 10 वर्ष पूर्व, यानी इससे 10 साल पहले, जब 2001 में जनगणना हुई थी, तो उस टाइम 102 करोड़ 70 लाख 15,247 जनसंख्या थी। वर्ष 2011 की जो जनसंख्या, उसके प्रमुख जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार है। तो प्लीज़ आप इनको एक बार 2-3 बार देख लेना, इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो इसमें है हमारा कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ 5 लाख 69,573। और इसमें पुरुष कितने हैं, तो 62 लाख 31 हजार एक मिनट, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है। हाँ, 62 करोड़ 31 हजार 843। और महिलाएं कितनी हैं, 58 करोड़ 74 लाख 47 हजार 730। ठीक है। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है 51.53% और महिलाओं का प्रतिशत है 48.46%। अभी जो देखो, आपसे जो डाटा पूछा जाएगा वो 2011 की जनगणना के हिसाब से ही पूछा जाएगा। अब इसमें चेंज हुआ है काफ़ी, लेकिन हमारे पास है ही नहीं डाटा, तो हमें यही इसी के हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। और क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता है इसमें सेंसेस में से, तो आपको आंसर इन्हीं में से देना होगा। तो इसमें भारत की जनसंख्या का विश्व में जो भाग है वो है 17.5। दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 2001 से 2011 में 17.7%। सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय में है 27.9%। न्यूनतम वृद्धि दर है नागालैंड, जो कि है 0.6%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य सबको पता ही होगा कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। सबसे ज़्यादा यूपी एंड सबसे कम हमारा है सिक्किम। स्त्री पुरुष अनुपात है 943, 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। ठीक है। मतलब 1084 महिलाएं एंड 1000 पुरुष। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है, जो कि 879 महिलाएं और 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। और जनसंख्या घनत्व जो है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व बिहार का है। और उसके बाद है न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। केंद्र प्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक घनत्व दिल्ली का है, अगर हम उसकी टेरिटरी की बात करें तो। और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में न्यूनतम घनत्व जो है सबसे कम है अंडमान निकोबार का 46 और सबसे ज़्यादा है दिल्ली का। साक्षरता पूछी जा सकती है, तो साक्षरता है 73%। पुरुष साक्षरता जिसमें से है 80.9%। महिला साक्षरता है 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, आपको पता ही होगा, 94%। और सबसे कम है बिहार की 61.8%। उसके बाद हमारा है राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि आपका एक टॉपिक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक, तो हमें पता ही है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम तिरंगा है। यह आयताकार 3 पट्टियों से बना है। इसमें ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है और नीचे हरा रंग है। जो केसरिया रंग है वो शक्ति, श्वेत शांति और हरा समृद्धि का प्रतीक। जो केसरिया रंग है वो शक्ति का प्रतीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केसरिया रंग किसको मतलब प्रेजेंट करता है, तो शक्ति को प्रेजेंट करता है। सफ़ेद रंग शांति को और हरा रंग समृद्धि को। ठीक है।
झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ये होती है 3:2। श्वेत जो लंबाई है झंडे की वो 3 होती है और जो चौड़ाई है वो 2, ठीक है। श्वेत पट्टी की के मध्य में नीले रंग का एक चक्र होता है, आपको पता ही होगा। चक्र में 24 तीलियां होती है। कितनी होती है? 24 होती है। कुछ कुछ को कन्फ्यूजन रहती है कि 28 बता देते हैं, बट 28 नहीं होती है, 24 होती है। झंडा फहराने के संबंध में भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। संविधान सभा में इसे 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। किसे? हमारे झंडे को, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्र चिन्ह। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे जो झंडे का मतलब जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी चर्चा में भी रहा था जब हमारा ये अमृत महोत्सव बनाया गया था। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। अब हम बात करते हैं राष्ट्र चिन्ह की। तो भारत का राष्ट्र चिन्ह हमें पता है कि सारनाथ में अशोक निर्मित सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इस चिन्ह में 4 सिंह है जो एक दूसरे के विपरीत है, जैसे एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, जिसमें से हमें पीछे वाला दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। तो इन 4 में केवल 3 ही सिंह हमें दिखाई देते हैं, चौथा पीछे की ओर मुँह करके बैठा होता है तो हमें वो दिखाई नहीं देता है। नीचे चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई एक नक्काशी है, चक्र है, जिसे दाईं ओर से सांड और बाईं ओर से घोड़ा है। तो ये पूछा जा सकता है। तो नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसका मतलब है सत्य की ही जीत होती है। सरकार ने राष्ट्र चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की। तो हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, जो कि है वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान के जैसे ही इसको भी स्थान दिया गया है। उनके विख्यात उपन्यास आनंद मठ से उद्धृत यह गीत राष्ट्रीय आंदोलन में एक महान प्रेरणा स्रोत रहा था और इस गीत को सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। तो राष्ट्रीय जो गान है वो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी के जनगण मन जो है उसको राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन, जिसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। ये डेट्स और ये सन याद रखना आप लोग ज़रूर। यह गीत भारत विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका के जनवरी 1912 के अंक में प्रकाशित हुआ था। यह गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत के 5 पद हैं, इसमें से प्रथम पद को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान में कितने पद हैं? 5 हैं। और जो पहला पद पूरा जो गीत है ये, ठीक है, जो भी ये भारत भाग्य विधाता शीर्षक का, ठीक है, भारत विधाता, तो इसमें पूरे गीत में 5 पद है, जिसमें से जो एक पद है, जो पहला पद है, उसको हम राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। तो इस गाने का निर्धारित समय 52 सेकंड है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गान का जो पहले से ही जो टाइम है, कितने टाइम में गाना है, तो वो हमारा है 52 सेकेंड। राष्ट्रीय पंचांग की अगर हम बात करें तो सरकारी कार्यों में प्रयोग हेतु राष्ट्रीय पंचांग जो कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। यह पंचांग शक संवत पर आधारित है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र है और वर्ष 365 दिन का है। इस पंचांग के दिन स्थायी रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर के समान दिनों के अनुरूप ही बैठते हैं। इस प्रकार सामान्य वर्षों में इस पंचांग का पहला दिन 22 मार्च के दिन आता है और लौंद मतलब जो लीप वर्ष है 21 मार्च के दिन होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। राष्ट्रीय पंचांग के माह इस प्रकार है, देखो हम जैसे जनवरी फरवरी बोलते हैं, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय पंचांग है उसके माह इस तरीके से होते हैं: चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पैंथेरा टाइगर्स लिनायस। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेस्टस। राष्ट्रीय खेल हॉकी हमें पता ही है। और राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है? कमल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं। जो स्थापना थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जिस टाइम ये बना था उस टाइम 50 संस्थापक सदस्य थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इस 1993
जो सदस्य इस संगठन का सदस्य बनने वाला अंतिम देश सूडान है। ठीक है, 193 देश है इसमें, और सबसे लास्ट में जो इसमें जो देश ऐड हुआ था वो सूडान था। इसका लक्ष्य क्या है कि जो शांति, सुरक्षा, कल्याण और मानवाधिकार। ठीक है, इसका जो ध्वज है, जो यूएनओ का ध्वज है, तो ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। इसकी जो भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच है, और बाकी भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है यहाँ पे। उनमें है रशियन, अरबी, स्पेनिश और चीनी। ठीक है, तो इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। 6 प्रमुख अंग होते हैं इसके। साधारण महासभा, सुरक्षा परिषद जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, वो हर 2 साल में चेंज हो जाते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो चेंज नहीं होते हैं, परमानेंट है। तो वो 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद है प्रन्यास परिषद और सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों की सूची, तो ये पहला आप लोग याद कर लीजिए। तो पहला था हमारा त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे 1946 से 52 तक रहे थे। उसके बाद बान की मून हमारा 2007 से अब तक है, तो ये पुराना है। तो अभी हमारे कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अभी हमारे कोई और है करंट में। उसके बाद हमारे मुख्यालय हमको ज़रूर देखने हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि कहाँ पर है। भले ही आपको स्थापना दिवस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूएनओ का स्थापना दिवस आपको याद होना ज़रूरी है, 24 अक्टूबर 1945। न्यूयॉर्क में इसका हमारा जो है वो है मुख्यालय। देखो, जो भी इंटरनेशनल जो भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, मेनली इनका जो वो होता है मुख्यालय होता है, वो मेनली न्यूयॉर्क में होगा, या फिर ये मतलब मेनली हमारा ये अमेरिका में ही होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर लेना। अगर आपको आंसर नहीं पता चले तो आप न्यूयॉर्क या पेरिस ऐसे कुछ लगा देना। ठीक है, आईएमएफ जो इंटरनेशनल मनी फंड है, इसका जो वो है मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन तो रोम में है। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। हाँ ठीक है, यूनेस्को जो है उसकी स्थापना उसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है एंड 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये हेग में है, इसकी स्थापना का इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है। विश्व डाक संघ तो ये बर्न में है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन तो ये मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन तो वियना में इसका मुख्यालय है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण तो ये वियना में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हमारा वाशिंगटन में है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एंड यूनिसेफ तो इसका दिया ही नहीं हुआ है मुख्यालय। तो वैसे इसका न्यूयॉर्क ही होगा, आई डोंट नो क्यों नहीं दिया है इसके बुक के अंदर, वैसे न्यूयॉर्क में ही है और इसकी स्थापना दिवस भी नहीं दी है। ठीक है, तो यूनिसेफ की स्थापना जो वो है ईयर है वो है 1946। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ लंदन जो है ये आईएमओ लंदन में है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन तो ये हमारा है जेनेवा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में है और अंतर्राष्ट्रीय लंदन में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन ये एक्चुअली पूरा सीक्वेंस में नहीं दिख रहा मुझे, सॉरी। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन हमारा जेनेवा में है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ तो जेनेवा में है और 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। अरब लीग तो ये करो में है, ठीक है, कैरो में, सॉरी। उसके बाद 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रमंडल है वो लंदन में और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ
तो इसका यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, मे बी शायद चेंज हो गया हो या बदल गया हो, कुछ ऐसा हुआ होगा तो इस वजह से यहाँ पे नहीं दिया है। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जो विश्व बैंक है उस वो वाशिंगटन में है, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तो जेनेवा में है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुस्लिम राष्ट्रों का संघ OIC जेद्दा में है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है हमारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC जेनेवा में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। रेड क्रॉस जेनेवा में है, इसका जो मुख्यालय है 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। और आई नो अभी आप लोग ये सोच रहे हैं कि इतना सारा है कैसे याद करेंगे, तो देखो 2-3 बार आप लोग वीडियो देख लोगे ना तो मतलब याद तो नहीं होगा, बट ये है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप लोग देखो हमने कोई चीज़ कहीं देखी हुई होती है ना या पढ़ी हुई होती है तो ऑब्वियसली वो, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन आएंगे तो आपको खुद क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि अच्छा ये मैंने पढ़ा है कहीं तो पढ़ा, याद आएगा और फिर आप लोग क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो एकदम करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसलिए मतलब अभी इसको याद नहीं करना है, बस रिविजन कर लो। ठीक है, याद तो हम खैर सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, बट हम मल्टीपल रिविजन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि रिविजन पे ध्यान दो, रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद है हमारा इंटरपोल, जो कि लियोन में है, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई बैंक विकास बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो ये मनीला में है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो नाटो है ये ब्रुसेल्स में है, और 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। आसियान जकार्ता में इसका मुख्यालय है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है आसियान और ब्रिक्स, तो ब्रिक्स है वो शंघाई में इसकी मुख्यालय है, और 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। जो ब्रिक्स है ये 5 कंट्रीज़ को शो करता है, BRICS। तो ये 5 कंट्रीज़ कौन सी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब है आंतरिक सुरक्षा के संगठन, और ये अभी मैंने एक एग्ज़ाम दिया था अभी, ठीक है, तो स्टेट PCS का था, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि यही आएगा, बट कुछ भी पूछ सकते हैं। और GK का तो बहुत वास्ट सिलेबस होता है, तो जितना हम लोग रिवाइज कर सकते हैं उतना करेंगे। तो देखो जो असम राइफल्स है वो 1835 में इसकी स्थापना हुई थी, और शिलोंग में इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो कि 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, बॉर्डर सेफ्टी फोर्स जो है वो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो सारे नई दिल्ली है, बस असम राइफल्स शिलोंग में है, ऐसे याद कर लेना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तटरक्षक बल तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984, और नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण दिवस हैं, ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो मैंने अपने हाथों से लिख के उसका PDF बना के वो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी आप लोग ये वाले भी पढ़ सकते हो, बट जो इम्पॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं मेनली, जो टीचिंग एग्ज़ाम या टीचिंग एंट्रेंस होता है, वो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, तो वो आप लोग पढ़ लो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे भी इम्पॉर्टेंट है, देखो डेज तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे पढ़ें, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो, देखो जिसके पास भी टाइम है, जो ज़्यादा स्टडी कर रहा है। बाकी इसके अलावा मैंने जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से पूछा जा सकता है और जो बार बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं का PDF मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको नहीं बता रही हूँ अभी। ठीक है, तो आप लोग, मैं इसका भी PDF ग्रुप में डालूंगी, तो आप लोग देख लेना, अदरवाइज़ तो वो PDF कर लोगे, वो भी इनफ है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सामान्य विज्ञान, तो इसके अंदर हम विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा है एरोनॉटिक्स, तो इसमें क्या होता है, वैमानिकी का अध्ययन होता है। एनाटॉमी मानव शरीर की रचना का अध्ययन होता है। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व का अध्ययन होता है। एकॉस्टिक में ध्वनि से संबंधित अध्ययन होता है।
एस्ट्रोनॉमी खगोल अध्ययन होता है। एस्टेमोलॉजी में कीटाणुओं का अध्ययन होता है। एस्ट्रोफिजिक्स में गृह मंडल का अध्ययन होता है। और कैलिस्थेनिक्स में व्यायाम विद्या का अध्ययन होता है। उसके बाद हमारा है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में ऐतिहासिक क्रम का अध्ययन होता है। बॉटनी में वनस्पति का अध्ययन होता है, इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में रसायन का अध्ययन होता है, ये बॉटनी वाला इम्पॉर्टेंट है, एंट्रेंस में पूछा जाता है कई बार। सेरामिक्स चीनी के बर्तनों के निर्माण का अध्ययन है। इकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, जीव एवं पर्यावरण संबंधों का अध्ययन है। और इकोलॉजी एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला भी आपका एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका मैंने बहुत इजी एकदम हैंड रिटन पीडीएफ प्रोवाइड करवाया हुआ है ग्रुप में, तो वो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, वहाँ उसमें कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद जो एस्टेमोलॉजी जो कि कीट पतंगों का अध्ययन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखो जो बीच बीच में मैं बोलती हूँ ना बार बार इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दिया करो, क्योंकि मुझे तो मतलब 4-5 साल हो गए हैं एग्ज़ाम देते देते, तो मैं कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस है, लगता है कि हाँ ये चीज़ें पूछी जाती है। और हर वीडियो में बताती हूँ कि एंट्रेंस एक ऐसा है टीचिंग का जिसमें घूम फिर के वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बीच बीच में वो क्वेश्चंस बार बार उन पे फोकस करूँ जो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलाटेली में टिकट संग्रह कला है, संग्रह कला का अध्ययन होता है। हार्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, बागवानी का। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली भूकंप वगैरह आए भी हैं काफ़ी, तो आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स में अनुवांशिक का अध्ययन होता है। जूलॉजी में जंतु विज्ञान इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में प्राणी विज्ञान इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा जियोलॉजी में भूगर्भ की बनावट का अध्ययन। पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन होता है। फिजिक्स में भौतिक विज्ञान। बायोकेमिस्ट्री में प्राणी का रासायनिक अध्ययन होता है। यूजेनिक्स में नस्ल सुधार का अध्ययन होता है। एटोमोलॉजी में शब्द व्युत्पत्ति का अध्ययन होता है। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट आविष्कार और आविष्कारक है। और मैं बिल्कुल आई थिंक 2 या ढाई हफ्ते पहले मैं इम्पॉर्टेंट जो आविष्कार और आविष्कारक है उसका पीडीएफ ग्रुप में भेज चुकी हूँ। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट आप पहले वो कीजिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको यहाँ नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि ये आपको याद ही करने हैं, तो इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है। बाकी मैं ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पे, तो आप लोग खुद देख लेना। और इसके अलावा वो पीडीएफ मैंने डाली हुई है, उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, तो वो आप लोग खुद से पढ़ लेना उसको। ठीक है, उसके बाद है माप तोल की इकाइयाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ कुछ चीज़ें मैंने ढूंढी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और फिर उसका पीडीएफ बनाया है। ठीक है, अब हमारा है वॉट। वॉट में क्या होता है कि बिजली की शक्ति की इकाई हम लोग नापते हैं। ओम में होता है विद्युत प्रतिरोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ओम किसकी इकाई है माप तोल की, तो विद्युत प्रतिरोध को ये मापती है। हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति को मापती है। डाइन है बल की सापेक्ष इकाई है। कैलोरी है ऊष्मा की इकाई है। कूलम्ब है विद्युत की मात्रा है। उसके बाद है एम्पियर, इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा को नापती है। नॉट समुद्र पोतों की गति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। डेसिबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सापेक्ष ध्वनि की तीव्रता नापती है। एंगस्ट्रम है प्रकाश तरंगों की ध्वनि। कैरेट है बहुमूल्य पत्थर की तौल। फैदम में समुद्र की गहराई की इकाई। न्यूटन में बल मापते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैंडला में ज्योति तीव्रता, जो कि मेरा नाम है और उसके बाद है प्रकाश वर्ष, तो ये इम्पोर्टेंट है। आकाश के ग्रहों की दूरी का आकाश, ठीक है, आकाश के ग्रहों आदि की दूरी, जैसे हम मान लीजिए सूरज से धरती की अगर हम दूरी की बात करें तो हम किलोमीटर मीटर में नहीं मापते, उसको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। और कोई आज तक ऐसा एंट्रेंस नहीं गया है कि इसमें से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, तो ये रट लेना। तो विटामिन ए से हमारा क्या होता है, रतौंधी होता है। और विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, गाजर है, दूध है, अंडा है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, अरक्तता। तो इसका स्रोत क्या है, कलेजी, नॉनवेज का कुछ समथिंग होता है ये, और अंडा। विटामिन B1 की उससे क्या होता है, रोग बेरी बेरी। तो इसकी कमी आप कैसे पूरी कर सकते हो, दाल, अंडा, मूंगफली खाकर। विटामिन सी सबको पता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है और खट्टी चीज़ों से ये मिलता है, संतरा, टमाटर और आंवला। ठीक है, विटामिन B2, तो ये मुंह की त्वचा की कुछ दिक्कत आ जाती है इसमें, तो इसमें भी कलेजी, मांस और दूध का बोला हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है। विटामिन D सूखा रोग होता है,
ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश ही इसका बेस्ट ऑप्शन है विटामिन डी लेने के लिए। विटामिन बी 6 से एनीमिया और होंठ फटते हैं। तो कलेजी, दूध, मांस, मछली तेल, मछली का तेल, ये सब इसमें बोला हुआ है। विटामिन ई से बांझपन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक तो ये विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन बी। इसमें हरी सब्जियां, दूध और कलेजी से इसको जो विटामिन को भरा जा सकता है, जो कि हमारे अंदर कम है अगर। विटामिन बी 7 हमारा होता है पेलाग्रा से, जो कि पेलाग्रा होता है इसमें, और मछली अंडा से हम इसको दूर कर सकते हैं। विटामिन के इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, रक्त का थक्का जमने में कमी आ जाती है, तो हरी सब्जी खा के हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद है, देखो ये रोग है, यहाँ पर ये हमारे रोग हैं, और ये कौन से पार्ट में ये रोग होते हैं बॉडी के, ठीक है। जो ऑर्थाइड्स है, वो ऑर्थाइड्स है, जोड़ों की सूजन है। एक्जिमा जो होता है वो चमड़ी से रिलेटेड रोग है। पीलिया है वो यकृत से रिलेटेड रोग है, ये इंपॉर्टेंट है। पीलिया पूछा जाता है, पीलिया से कौन सा शरीर का भाग ग्रसित होता है, तो यकृत। अतिसार है, ये आंत का अग्रभाग है। सुजाक या श्वेत प्रदर, ये जो हमारा जो यूरिन जो वे होता है, वहाँ का रोग है। प्लूरिसी, ये छाती का रोग है। पायरिया, दांत और मसूड़ों का रोग है। इम्पॉर्टेंट है ये, मैंने अभी कुछ पेपर सॉल्व करवाए थे, उसमें भी पूछा गया था ये। उसके बाद हमारा है गठिया या ट्यूमेटिज्म, तो ये जोड़ों से रिलेटेड है। टिटनस है हमारा तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी से। कुष्ठ रोग है, जो हमारा पता ही आपको होगा, त्वचा और तंत्रिकाएं हैं। हैजा आंत और आहार नाल। उसके बाद हमारा रिकेट्स जो है वो हड्डियों से रिलेटेड है। गोइटर जो गंठमाला होती है, थायराइड ग्रंथि जो कि गले में होती है, ठीक है। काली खांसी श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। यानी ये रोगों के नाम हैं, और ये कहाँ पर रोग होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करते हैं। बॉटुलिज्म तंत्रिका तंत्र, ठीक है। एड्स होता है, वो तो पूरी बॉडी को ही इफेक्ट करता है। उसके बाद जो प्लेग है, प्लेग से फेफड़े और लाल रक्त कणिकाएं हमारी इफेक्ट होती है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद हमारा जो खसरा है, खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। जो कालाजार है वो रुधिर, पलीहा व अस्थि मज्जा को हमारा प्रभावित करता है। हर्पिस त्वचा और श्लेष कला को प्रभावित करता है। श्रेय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं, शरीर का कोई भी अंग, विशेषकर फेफड़ों को ये प्रभावित करता है। कैटरेट, ग्लाइकोमा, ट्रेकोमा, मायोपिया, तो ये सारे हमारे आँख से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद चेचक है, चेचक संपूर्ण शरीर, विशेषकर चेहरा और हाथ पैर, ठीक है। उसके बाद है जंतु विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट तथ्य है जंतु विज्ञान से। सबसे बड़ी स्तनी नीली व्हेल, सबसे विशाल स्थलीय स्तनी हाथी, सबसे बड़ी अस्थि फीमर जो कि जंघा में होती है, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का, सबसे बड़ा शिरा जो कि इंफीरियर वेना केवा का है, सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी शुतुरमुर्ग है। विशालतम जीवित सरीसृप जो कि टर्टिल है। विश्व में सबसे विषैला सर्प कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर टाइगर सर्प। सबसे लंबा स्तनी कौन है, जिराफ, ठीक है, स्तनी जो दूध पिलाता है अपने बच्चे को। सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड है। दांत रहित स्तनी कौन है, चींटी खोर। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, यकृत। शरीर का सबसे भारी अंग यकृत है। सबसे भारी कशेरुका हमारी लुम्बर है। सबसे मजबूत पेशी जबड़े की पेशी है। सबसे पुराना प्राइमेट तो वो हमारा है लीमर। सबसे पुरानी स्तनी एग्डीना। सबसे पुराना कपी जो है वो है गिब्बन। सबसे विषैला भारतीय सर्प कौन सा है, किंग कोबरा, ठीक है। भारतीय की बात की जाए तो किंग कोबरा, और अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पेनिसुलर टाइगर सर्प। विषैली छिपकली हिलोडर्मा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विषैली मछली जो स्टोन मछली है। अंडा देने वाली स्तनी एकेडिना डक बिल्ड प्लेटिप्स, ठीक है। सबसे छोटा स्तनी कौन है, छछूंदर। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता, आपको पता ही होगा। सबसे बड़ा सर्प पाइथन। घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा है, किंग कोबरा। किंग कोबरा ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ की, और ये हमारे आई थिंक 400 नहीं, शायद 200 या 300 के अराउंड है एमसीक्यूज़। तो अभी हम इनको करने वाले हैं।
और प्लीज़ इनको ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक हैं जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। और मैंने कहीं कहीं से जुगाड़ करके पीडीएफ बनाया है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ आप जितने भी ग्रुप्स वगैरह में ऐड हो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर अब कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी? तो स्टेटाइट से बनी थी, ठीक है। उसके बाद हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में रचित है? तो गद्य में भी है, पद्य में भी है, ठीक है। गद्य हमारे जैसे कहानी वगैरह होगी, पद्य हमारे जैसे पोयम वगैरह हो गई। तो यजुर्वेद में है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, यजुर्वेद या से योग, योग मतलब जुड़ा होना, यानी गद्य और पद्य का जुड़ा होना, तो वो किस में है? यजुर्वेद में, ठीक है। सबसे पुराना वेद हमारा सामवेद ऋग्वेद है, और सामवेद में हमारे स से सामवेद और स से संगीत, संगीत से रिलेटेड सब कुछ हमारा जो है वो है सामवेद है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? तो ये इंद्र थे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये जेम्स प्रिंसेप को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के चलाए थे? तो हिंद यवन जी ने, हिंद यवन जो थे उन्होंने चलाए थे। गुप्त काल में प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री जो थे वो थे आर्यभट्ट। निम्नलिखित में का कालक्रम सही है? तो देखो कालक्रम यही है, पहले हल्दी घाटी युद्ध, फिर बैरम खां का पतन, फिर उसके बाद असीगढ़ की विजय, फिर अबुल फजल की हत्या, बिल्कुल ये सीक्वेंस में लगे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विदेशी आक्रमणकारियों को ऐतिहासिक क्रम में लिखिए, ठीक है। तो देखो पहला हमारा है मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, एंड देन उसके बाद हमारा है चंगेज़ खान। किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे? तो इसका जो आंसर है वो है औरंगजेब। किस शासक ने सिंचाई पर कर लगाया था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिरोज तुगलक इसका आंसर है। कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कबीर की मृत्यु हुई थी मगहर में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मगहर है कहाँ पर। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना कहाँ पे खोला था? तो सूरत में। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है बदरुद्दीन तैयब जी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था शुरू हुई थी कहाँ? 1853 में। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। देखो आपके जीके में जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, मैंने भले ही टॉपिक सारे में नहीं कवर करवा पाई, बट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारा उसमें जो पहला टॉपिक है बिल्कुल आज़ादी के आसपास का टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का सेक्शन रहता है, वो मैं कल परसों तक मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी अलग से दिया हुआ है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए तो इसमें मैंने सारा मिक्स है जो अभी मैं आपको करवा रही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ एक भी क्वेश्चन आप ऐसे स्किप ना करें कि आता है या जो भी है, इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक है टीचिंग के एग्ज़ाम मतलब पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से। तो ये मतलब पूछे ही जाते हैं, बहुत बेसिक है, और टीचिंग में बिल्कुल बेसिक आता है, कोई इतना हाई लेवल का नहीं आता, और ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, आपका सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। उसके बाद हमारा है, क्रिप्स मिशन को किसके उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा दी? क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा दी? तो इसका जो आंसर है वो है महात्मा गांधी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो अड्यार में है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है ज्योतिबा फुले, ठीक है। उसके बाद हमारा है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका जो आंसर है वो है नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में किस वेंगी शासक को हराया था? तो इसका जो आंसर है वो है हस्तिवर्मन।
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था? तो पीतल और तांबा इसका आंसर है। अकबर के शासनकाल में मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो भगवंत दास इसका आंसर है। इनमें से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गवा का संबंध निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य से था? बहमनी इसका आंसर है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका जो आंसर है वो है 1929 में। अब है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तरंजन दास इसका आंसर है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड एटली। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी प्रेजेंट में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है। 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का एक अधिराज्य था। किस वायसराय ने 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पर अंकुश लगाया था? तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड लिटिन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस नरम एवं गरम दलों में पुनः विलय हो गई थी, मिल गई थी? तो लखनऊ 1916 के समझौते में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो इसका जो आंसर है वो है लोहा। ठीक है, 1 मिनट, पेपर पूरा नहीं आ रहा है, शायद इसका नहीं पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37। हाँ ठीक है, याद आ गया। इसका नहीं है क्योंकि पीए ने यहाँ पे ना दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका जो आंसर है वो है लोहा। मुझे याद आ गया, मैंने पढ़ा था अभी 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें था ये क्वेश्चन, तभी याद आया कि नहीं क्वेश्चन गलत है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। हाँ 38 में है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर है जहाँ बृहत स्नानघर के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये सबको पता ही होगा, बिल्कुल बेसिक है, करते ही आ रहे हैं हम लोग। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व। पंचमार्ग सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे? तो इसका जो आंसर है वो है चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है? तो बुध है, और ये सबसे पास भी है सूरज के। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है? तो पता ही होगा, मंगल है। ठीक है, क्योंकि बहुत अभी न्यूज़ में भी रहता है ये। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, मानक समय क्या होता है? तो देश के लगभग बीच से गुजरने वाली देशांतर का समय। दिन और रात और दिन की प्रक्रिया में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका जो आंसर है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना रात और दिन के से संबंधित एक सही तथ्य है। उसके बाद है हमारा ओजोन परत अवस्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत कौन सी लेयर में है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है समताप मंडल में। समताप मंडल में एक चीज़ और होती है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो कि आप बताते नहीं है एक भी कमेंट। बट आई थिंक 3-4 वीडियोस पे कमेंट आए हुए हैं आंसर्स के, अदरवाइज तो मतलब करते नहीं हो, और कमेंट भी करते हैं वही गिने चुने 3-4 लोग हैं, वही करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही लोग वीडियो देखते हैं, इतने व्यूज़ आते हैं वीडियोस पे, बट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। मैं इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ, तो आपको भी तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए। मतलब मैं अभी आपका एग्ज़ाम है 4 तारीख को, और मैं आपकी स्टडी के लिए अभी हाल फिलहाल पढ़ रही हूँ। मेरी खुद की स्टडी अभी रुकी हुई है, और मतलब 10-12 दिन के न्यूज़पेपर इकट्ठे हो गए हैं, मैंने वो भी नहीं पढ़े हैं।
ठीक है। और इसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी एंड ऑल और स्कूल की जॉब, बहुत काम होते हैं। बट एक होता है ना खुद से एक, हाँ, एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि हाँ, आप लोगों का एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। मिलना किसी को कुछ भी नहीं है, देखो आपका मतलब एंट्रेंस क्लियर होता है वो आपके लिए अच्छा है। बट कहीं न कहीं मेरा जो मोटो है ये चैनल स्टार्ट करने का, तो वो मोटो कहीं न कहीं पूरा होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। तो इसलिए प्लीज़ जहाँ आपको एफ़र्ट्स लगाने हैं वहाँ पर प्लीज़ आप लोग एफ़र्ट्स लगाइए। और जहाँ तक मुझे एफ़र्ट्स लगाने हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। इवन मैंने अपनी खुद की पढ़ाई स्किप की हुई है अभी कुछ दिनों से। तो प्लीज़ ये छोटी-सी रिक्वेस्ट है। बाकी तो देखो जिसको जो करना है वो तो करेगा ही, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, जो विली विली है तो वो क्या है? तो विली विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं। तो क्या है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेल्सियस से ऊपर ताप, ठीक है। तो चावल की खेती में पानी बहुत लगता है। सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 50 पूछा हुआ है कि इनको सुमेलित करना है। तो अग्रणी उत्पादक देश यानी जहाँ पर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, तो देखो इसमें जो हमारा है चीन है। चीन में लौ अयस्क ज़्यादा होते हैं, उत्पादक होते हैं। उसके बाद भारत में दूध ज़्यादा होता है। देन उसके बाद हमारा है सऊदी अरब में पेट्रोलियम है। और थाईलैंड में हमारा प्राकृतिक रबर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? तो किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते? स्टेपी घास के मैदान में पेड़ नहीं मिलते हैं। माओरी जनजाति का निवास स्थान है न्यूजीलैंड। जो माओरी जनजाति है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा पता ही होगा आपको, गोवा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो वो पदुचेरी का भाग है। निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? तो प्राचीन चट्टानें हमारी जो है अरावली में पाई जाती है, अरावली पर्वत श्रृंखला में। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? तो जैसलमेर को कहते हैं। मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? तो मानसून प्रस्फोट से तात्पर्य है मानसून के समय विद्युत चमकने, बादल गरजने के साथ जब जोर से बारिश होती है तो हम उसको मानसून प्रस्फोट कहते हैं। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? तो वो अरेबिया है। उसके बाद हमारा पूछा हुआ है कि इनको हमें सही से वो करना है, जोड़ना है। तो कोयम्बटूर है तो ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। उसके बाद हमारा है राउरकेला, हाँ, उसके बाद हमारा राउरकेला, तो ये हमारा लौह इस्पात के लिए फेमस है। कपूरथला हमारा रेल डिब्बा एंड बरौनी हमारा तेल शोधन के लिए, ठीक है, जो ऑयल रिफाइनरी होती है। दचीगाम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो अभयारण्य वगैरह भी इम्पोर्टेंट है, ये मैं अलग से आपको एक बार करवा दूंगी। उसके बाद है सड़कों की कुल लंबाई का सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? तो कर्नाटक इसका आंसर है। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट। हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो फिनलैंड इसका आंसर है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक खेती होती है? तो इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र में। उसके बाद हमारा है भूवैज्ञानिकों की दृष्टि में भारत में सबसे पुरानी पर्वतमालाएं कौन सी हैं? तो अरावली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। अरावली हमारी पुरानी प्राचीन है एकदम पर्वतमाला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती? तो यमुना नदी समुद्र में नहीं मिलती, जो कि बहुत अभी गंदी हो चुकी है। मानसून निर्वर्तन से अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है? तो चेन्नई में होती है। प्राचीन भारतीयों को बर्मा म्यांमार किस नाम से ज्ञात था? तो स्वर्ण भूमि, जो प्राचीन भारतीय थे वो म्यांमार को स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। विश्व का सबसे खारा पान किस झील में है? तो वॉन झील, जो कि टर्की में है, ठीक है। उसके बाद हमारा है, ये फोटो तो मैंने ठीक खींची थी, पता नहीं कैसे ब्लर हो गई है। चाय की खेती निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रोपण कृषि का, ठीक है। गला भी, मतलब 44 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो गई और गला भी से बोलने लगा है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 72।
निम्नलिखित मानचित्र में समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखाओं को कहते हैं कंटूर रेखा। ठीक है, ये याद रखना। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन कहलाते हैं सेलवास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं। लूनी नदी किस राज्य में प्रभावित होती है? तो इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। समदिवारात्रि कब होता है? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को। दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वो इसका जो आंसर है वो है पम्पास। मिट्टी का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है मृत्तिका विज्ञान। इंपॉर्टेंट है। गोबी का रेगिस्तान मंगोलिया में है और ये अभी एक एंट्रेंस हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और अभी रिसेंटली हुआ था 2022 में किसी स्टेट का, और मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन कि गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है। तो मंगोलिया इसका आंसर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गनीमेड, जो कि बृहस्पति है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि हिंदी को भारत की राजकीय भाषा में मान्यता दी गई? तो अनुच्छेद 343। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका अलग से सिलेबस में भी है, प्लस जो आपका हिंदी है, जो बेसिक जनरल हिंदी है आपकी, उसमें भी ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद करके रखना। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, अब हमारी ये सूची हमें मिलान करनी है। देखो यहाँ पर इन्होंने अनुच्छेद पूछे हुए हैं भारतीय संविधान के। तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है वो अनुच्छेद 263 में है। वित्त आयोग हमारा अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण हमारे अनुच्छेद 323A में है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखो वो 35 वर्ष का होना चाहिए। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो ये योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 3 ऑप्शन तो सही है, बट पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना। बट नहीं तो बिना पढ़े लिखे लोग भी बन जाते हैं। चलो कोई नहीं। वैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो मतलब अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा यही वाला सही आंसर है। ठीक है, और हर क्वेश्चन में हमें अपना दिमाग नहीं दौड़ाना होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर आंसर के हिसाब से नहीं देना होता, ऑप्शन के हिसाब से देना होता है। कई बार हमें जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, तो हमें वो लिमिटेड सोच रखनी है, और जहाँ हमें लग रहा है कि हाँ इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट है हमें वो चुनना है। ठीक है, भले ही वो हमें कितना ज्ञान हो उस चीज़ का और हमें पता है कि हाँ चारों ऑप्शन गलत है, बट फिर भी वहाँ पर जो ऑप्शन हमें लग रहा है कि ऑप्शन के हिसाब से सही है, तो आपको उसको टिक करना है। तो अभी तो मुझे यही सही लग रहा है। ठीक है, और सही होगा भी, तो इसलिए यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदस्य को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? तो इसका जो आंसर है वो है 60 दिन। उसके बाद हमारा है, किस सभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? तो देखो राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। शिक्षा का विषय है, समवर्ती सूची में है। ठीक है, समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य सूची दोनों ही कानून बनाती है। उसके बाद हमारा है कि हमें स्थापना वर्ष है और राज्य है। ठीक है, तो इसमें हमारा है कि जो हमारा है क्वेश्चन ए, जो ए है हमारा, 1960 में हमारा महाराष्ट्र बना था। उसके बाद हमारा है 1962 में हमारा नागालैंड बना था। देन उसके बाद हमारा सिक्किम बना था 1975 में, और देन उसके बाद हमारा जो गोवा बना था 1987 में। ठीक है, पर प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था नागौर में। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था आई थी वो नागौर में उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, और जो हमारा नागौर है ये राजस्थान में है। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित जैसे क्वेश्चन आए कि जैसे नागौर ना हो राजस्थान हो, तो आप लोग राजस्थान को टिक कर देना।
उसके बाद हमारा है निम्नलिखित विधेयकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। अगर आप संविधान में कोई चेंज लाना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वो दोनों सदनों से क्या बोलते हैं, पारित मतलब उसको अनुमति मिलना ज़रूरी है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही होगा। और सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई थी राज्यों के पुनर्गठन के लिए, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी। और रिसेंटली सबसे ऊंची मूर्ति उनकी बनाई गई है गुजरात में। और गुजरात में कौन सी नदी के पास उनकी मूर्ति बनी है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद है पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो है 21 ईयर। अब है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 21। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, संविधान निर्माण का कार्य पूरा करके संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को, जो कि हमारा 26 नवंबर कल ही गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 97। और हमारा क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचक मंडल में पांडिचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी रखा गया? तो इनमें से कोई नहीं, ये एक मतलब आर्टिकल पूछा गया है आपसे। तो कौन सा है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद हमारा है भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है संसद की अनुमति से। योजना आयोग की स्थापना हुई थी हमारी 15 जनवरी 1950 को। अभी इसका नाम चेंज हो चुका है, तो नाम कब चेंज हुआ था और क्या नया नाम है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार उठा के पूछ लेते हैं ये लोग। ये साइकोलॉजी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, हिंदी के भी हिसाब से इम्पोर्टेंट है और जीके के भी हिसाब से, तीनों में से कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है वह अपना कर्तव्य पालन करे, कौन सी है? तो परमादेश रिट। बोलने से पता चल रहा है जो आदेश से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 250 होती है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है कि उसको करना ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल, भारत का जो महान्यायवादी होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली है। और मेरा गला अब बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे दर्द करने लगता है बिल्कुल। तो अभी जो हमारा जो बाकी का पीडीएफ है वो मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगी इसकी, ठीक है। तो आप लोग तब तक कितना पढ़ लीजिए और टेलीग्राम पे वीडियो ये जो मेरा पीडीएफ है ये मैं अपलोड कर दूंगी। और देखो, एक बार तो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, प्लस जो आसपास की उसकी जो नॉलेज है जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, ठीक है। और आवाज़ भी अभी धीमी होने लगी है, मतलब अब गले में बिल्कुल जान नहीं बची है बोलने के लिए। एक मिनट, ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 से मैं कल स्टार्ट करूँगी। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 44वां संशोधन इसका आंसर है। और भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है राज्यपाल। और अभी रात के
12:48 हो चुके हैं एंड आई नीड टू गो टू स्लीप। तो ठीक है, गुड नाइट। और वीडियो को लाइक कर देना जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचे, और लाइक कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना, और प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। और बाकी की जो इसकी पीडीएफ है वीडियो की, जो टोटल क्वेश्चन है वो हमारे हैं 260। तो बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं वो हम लोग कल करते हैं। थैंक यू।